जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत समिति के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि समिति क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। यानी सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। वास्तव में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यंत आवश्यक होती है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपनाता है। चूँकि उसकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो भिन्न भिन्न तरीके भी अपनाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से 3 तरीकों का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, जिसमें से पहला तरीका है वस्तुओं को अपनी शक्ति के द्वारा छीन करके, हड़प करके या चोरी करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यानी जो भी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम बलपूर्वक अपनी शक्ति के द्वारा हासिल करें, या किसी के पास है तो उससे छीन लें या उसे चोरी करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें। दूसरा तरीका ये है कि व्यक्ति स्वयं अपने मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम, अपनी योग्यता और क्षमता के द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे। तो ये जो 2 तरीके अभी हमने आपको बताए, जिसमें पहला तरीका कि जिसमें वस्तुओं को शक्ति के द्वारा छीन कर, हड़प कर या चोरी करके अपनी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ये तरीका जो है वो गलत है। न तो नैतिक दृष्टि से और न ही सामाजिक दृष्टि से ये तरीका उचित है। दूसरा तरीका जो स्वयं अपनी मेहनत के ऊपर आधारित है, इस तरीके के द्वारा आप अपनी कुछ एक आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए ये भी तरीका जो है वो व्यवहारिक नहीं है, या कह लीजिए कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके, एक दूसरे का सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे और दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो पहले 2 तरीके हैं वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन जो तीसरा तरीका है, जिसमें कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये तरीका जो है वो उचित है और सामाजिक दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी उचित प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समिति ऐसा ही एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें वे सहयोग के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें वे अपनी एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपनी और एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कुछ लोग संगठन बनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। यानी समाजशास्त्री भाषा में, समाजशास्त्री अर्थ में, जब कुछ लोग एक संगठन बनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सहयोग के आधार पर कोई समूह या संगठन बनाते हैं, तो ऐसे समूह को, ऐसे संगठन को हम समाजशास्त्री भाषा में समिति से संबोधित करते हैं। समिति क्या है?
समिति कहते किसको हैं? इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन परिभाषाओं के माध्यम से आप समिति का जो तकनीकी अर्थ है, समिति का जो वैज्ञानिक अर्थ है, उसको आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि मैकाइवर एंड पेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी में समिति के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है। यानी मैकाइवर के शब्दों में समिति जो है वो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया गया मनुष्यों का समूह है। इसी तरह से गिन्सबर्ग ने समिति को परिभाषित करते हुए बताया है कि गिन्सबर्ग की जो पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि समिति एक दूसरे से संबद्ध मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जिसे बनाया गया होता है। तो इस तरह से गिन्सबर्ग के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया जो मनुष्यों का एक समूह है उसे हम समिति कहते हैं। आगबर्न के शब्दों में समिति एक ऐसा संगठन है जो विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर के बनाया जाता है। आगबर्न जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में उन्होंने समिति को परिभाषित करते हुए बताया है कि समिति जानबूझकर के बनाया गया संगठन है। समिति एक ऐसा व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझ करके बनाया जाता है। तो इस तरह से इन विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि समिति जो है वो मनुष्यों के द्वारा विचार पूर्वक बनाया गया एक संगठन है जिसमें वो अपने कुछ एक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी समिति जो है वो मनुष्यों के द्वारा जानबूझ करके विचार पूर्वक बनाया गया एक संगठन होता है जिसमें वे एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं या एक दूसरे के जो हित और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति मिलजुल करके सहयोग के आधार पर करते हैं। तो इस तरह से समिति की विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसका जो वैज्ञानिक अर्थ है, इसका जो समाजशास्त्रीय अर्थ है वो स्पष्ट होता है। आगे के अध्ययन के लिए हम समिति की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिनके माध्यम से हम समिति के अर्थ को और अधिक अच्छे से और अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर समिति की हम कुछ विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं जिनमें से पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह, दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य, तीसरी विशेषता है समिति की जानबूझकर निर्मित, चौथी विशेषता होती है समिति की एक निश्चित संगठन, पांचवी विशेषता है नियमों पर आधारित, छठवीं विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता और सातवीं विशेषता है अस्थायी प्रकृति। तो इस तरह से समिति की ये 7 विशेषताएं हैं। इन 7 विशेषताओं के आधार पर हम समिति की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि समिति की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तियों का समूह, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलजुल कर करते हैं। इस रूप में जो समिति होती है वो एक मूर्त संगठन होता है, जो कि व्यक्ति जो है वो समिति के निर्माण के लिए, किसी भी समिति के निर्माण के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है। व्यक्तियों के अभाव में हम किसी भी प्रकार की समिति की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी जो विशेषता बताई गई इसकी वो है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य से हमारा आशय ये है कि समिति के कुछ एक या कुछ अनेक निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को, इन सामान्य हितों को लेकर के ही
विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो व्यक्ति हैं वो एक समिति का गठन करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं और उन निश्चित उद्देश्यों के अभाव में समिति अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उद्देश्यहीन समूह को हम समिति नहीं कह सकते। यानी समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, इसकी अगली जो विशेषता है, जानबूझ करके बनाया गया। जानबूझ करके बनाने का मतलब ये हुआ कि समिति जो है वो विचार पूर्वक बनाया जाता है। कुछ लोग अपने उद्देश्यों को, सामूहिक उद्देश्यों को मिलजुल करके पूरा करने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे हम समिति कहते हैं। वास्तव में समिति का जो निर्माण है वो समुदाय की भांति स्वतः नहीं होता है, बल्कि इसे जानबूझकर और काफ़ी सोच विचार करने के बाद इसे बनाया जाता है। समिति की एक अगली विशेषता है कि समिति का एक निश्चित संगठन होता है। यानी प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। वास्तव में संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्य को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकती है। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में हम समिति नहीं कह सकते हैं। संगठन के आधार पर ही एकता और सहयोग की भावना समूह में उत्पन्न होती है और जिसके आधार पर वो अपने जो सामूहिक उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि समिति जो है वो नियमों पर आधारित होती है। वास्तव में प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते हैं, उपनियम आदि होते हैं, जिनके माध्यम से जो समिति के जो सदस्य हैं उनके आचरणों को, उनके व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसे नियम जो हैं, जो समिति के जो नियम हैं वो सदस्यता को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के, सदस्यता शुल्क को लेकर के या कार्य प्रणाली आदि को लेकर के बनाए जाते हैं। ये जो नियम हैं वो लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं और इन नियमों के अनुपालन में ढिलाई बरतने पर या नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाले को समिति दंडित करती है और हो सकता है कि उससे समिति की जो सदस्यता है, समिति की सदस्यता से उसको वंचित कर सकती है, उसको समिति से बहिष्कृत कर सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना ये व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने हित के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी ज़रूरत और आवश्यकता के आधार पर किसी भी प्रकार की समिति का सदस्य बन सकता है और जब तक चाहे वो सदस्य बना रह सकता है और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है या उसका हित पूरा हो जाता है तो उस या पूरा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। यानी समिति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से इसका सदस्य बनता है। समिति की एक आखिरी विशेषता बताई गई कि समिति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, यानी इसका जो टेम्पररी नेचर होता है। समिति, जैसा कि हम जानते हैं कि समिति सामान्यतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक जानबूझ करके बनाया जाता है और जब इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। यानी जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद स्वाभाविक रूप से जो समिति है वो समाप्त हो जाती है। समिति की जो आवश्यकता है, समिति की जो ज़रूरत है वो नहीं रह जाती है और इस कारण से समिति जो है वो समाप्त हो जाती है। समिति की दो अन्य विशेषताएं हैं जो समिति की प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं कि समिति जो है वो औपचारिक संबंधों का योग है। समिति के अंतर्गत जो सदस्यों के जो संबंध होते हैं, उनके बीच में जो आपसी जो रिलेशंस होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है। यानी इसमें व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करता है, लेकिन इन समितियों में वो सभी सदस्यों के साथ घनिष्ठता वाला संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। यानी समिति में जो
जो लोगों के जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठता पर आधारित नहीं होते हैं, वो औपचारिकता पर आधारित होते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के कारण ही वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और ऐसे में जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है या उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उस समिति से बाहर हो जाता है। तो इस कारण से एक निश्चित एक छोटी सी अवधि में व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण समूह के साथ उसका या सदस्यों के साथ जो व्यक्ति का जो संबंध होता है वो महज दिखावे का होता है, औपचारिक होता है या उद्देश्य की पूर्ति तक ही सीमित होता है। समिति की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है कि समिति साध्य न होकर साधन है। यानी समिति जो है वो कोई भी समिति साधारणतया कुछ उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र होती है। हमारे जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे सामूहिक उद्देश्य होते हैं, उन सामूहिक उद्देश्यों और हितों को पूरा करने के लिए हम जानबूझ करके एक संगठन बनाते हैं। तो इस रूप में जो समिति होती है वो हमारे लक्ष्यों को, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने का, उसे हासिल करने का एक साधन होता है, न कि ये लक्ष्य होता है, ये साध्य होता है। तो इस तरह से समिति की इन उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम समिति की प्रकृति को, समिति के अर्थ को हम अच्छे तरीके से वाकई में इसको वास्तविक तरीके में हम इसको समझ सकते हैं कि समिति क्या है और उसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं क्या हैं। आगे समिति के हम कुछ प्रकारों का उल्लेख कर सकते हैं। समिति, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उसके विभिन्न प्रकार के हित और उद्देश्य होते हैं। तो इस कारण से जो समिति और जो हित और उद्देश्य हैं उनका आपस में गहरा संबंध होता है। समान हितों या उद्देश्यों को लेकर के समिति की जानबूझ करके स्थापना की जाती है। आप जानते हैं कि समिति के अंतर्गत हम अपने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और हमारे जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं और जो आवश्यकताएं हैं वो असंख्य हैं, असीमित हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति हैं अपने उद्देश्यों की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य बनाता है या विभिन्न प्रकार की समितियों का वो निर्माण करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न हितों के कारण या उद्देश्यों की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। उदाहरण के लिए आप समितियों में आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, सांस्कृतिक समितियां, शैक्षणिक समितियां और मनोरंजनात्मक समितियों की चर्चा की जा सकती है। आर्थिक समितियों के अंतर्गत हम व्यापारिक समितियों, मजदूर संघों या व्यावसायिक समितियों आदि की चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से राजनीतिक समितियों के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख किया जा सकता है। सांस्कृतिक समितियों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक जो संप्रदाय हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, या ये जो संगठन है, ये एक तरह के ये सांस्कृतिक समितियां हैं। इसी तरह से शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक समितियां बनाई जाती हैं, जैसे महाविद्यालय है, कोई वैज्ञानिक संघ है या शिक्षा मंडल है। और व्यक्ति जो है वो अपने मनोरंजन की पूर्ति के लिए, मनोरंजन के हित को पूरा करने के लिए वो मनोरंजन समितियों का निर्माण करता है। जैसे वो जिम जाता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो क्लब में जाता है, नाटक मंडली का सदस्य बनता है, या फिर वो खेत कूद समिति का सदस्य बनता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य बनता है। इसके अलावा जो है वो व्यक्ति सेवा और कल्याण समितियों का भी सदस्य बनता है, या सेवा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे अनाथालय हुए, हरिजन सेवक संघ हुआ, या कानूनी सलाहकार समितियां हुई। तो ये समितियां जो हैं वो सामान्य कल्याण और सेवा कल्याण के अंतर्गत आती हैं।
कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि व्यक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार के उसके हित होते हैं, विभिन्न प्रकार की उद्देश्य होते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति विभिन्न आवश्यकताओं और हितों को पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण करता है और विभिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य वो बनता है। जितनी समितियां यहाँ बताई गई हैं इनके अलावा भी समितियां हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असंख्य होती हैं। आपके अध्ययन के लिए परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से यहाँ पर आपको जानना है कि मैकआवर एंड पेज ने हितों के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर समितियों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। एक अविशेषीकृत समितियाँ, दूसरा है विशेषीकृत समितियाँ, तीसरा है मध्यस्थ शैक्षणिक हित समितियाँ और चौथा है प्राथमिक या सांस्कृतिक समितियां। तो इस तरह से मैकआवर एंड पेज ने सभी प्रकार की समितियों को इन 4 भागों में, हितों के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समिति के अर्थ को, उसकी विशेषता को और समितियों के विभिन्न प्रकारों को आप समझ पाए होंगे। अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, और साथ में जो घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, इसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।